नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 में और आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज़। मैं हूं नरेंद्र। तो बाज़ार में आज भी काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बाज़ार की शुरुआत हालाँकि जो है फ्लैट ही हुई थी, लेकिन उसके बाद बाज़ार में प्रेशर देखने को मिला। लेकिन सेकंड हाफ के बाद बाज़ार में जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन बाज़ार में इस रिकवरी के पीछे क्या कारण है? क्या वजह है बाज़ार के अंदर इस शार्प रिकवरी का? क्या बाज़ार को किसी बात की भनक लग गई है या फिर बिहार नतीजे जो है इसका कारण है और बिहार नतीजों से ही पहले बाज़ार इसका जश्न मना रहा है? तो ये ऐसे काफ़ी सवाल है जो आपके सामने भी आ रहे होंगे, लेकिन इन सब सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लवलेश शर्मा जी मौजूद हैं। लवलेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद नरेंद्र जी। सर बाज़ार के अंदर जिस तरीके का उतार-चढ़ाव आज देखने को मिला, क्या आपका क्या नज़रिया है बाज़ार की आज आज की चाल को देखकर? जी बिल्कुल देखिए, जो रिकवरी आई है मैं आपको बताऊँ मार्केट में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्सपेक्टेड था क्योंकि 25,200 से 25,500 का ये जो लेवल था पहले भी एक रेजिस्टेंस का काम करा था और मार्केट ने उसी लेवल का ब्रेकआउट कर कर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करी थी। जो करेक्शन था वो काफ़ी कुछ आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट वन साइडेड डायरेक्शन इतना कंटिन्यू नहीं कर पाता है। मेरे ख्याल से जो ब्रेड आज थी काफ़ी अच्छी थी, अगर आप देखें तो काफ़ी ये जो रिकवरी आई है अच्छी खासी इसलिए भी है क्योंकि एक जो बीटन डाउन स्पेस था निफ्टी आईटी अगर हम देखें तो उसने अच्छा काफ़ी काफ़ी कुछ सपोर्ट करा। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में हमको तेज़ी देखने को मिली है, जो काफ़ी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ से और ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी घटना या ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, जहाँ हमको लगे कि मार्केट के लिए आने वाले समय में बिकवाली या वीकनेस या कमजोरी का संकेत है। तो मुझे लगता है कि जो करेक्शन था मार्केट में एक बार स्टार्ट हुआ था 26,100 के लेवल से, वो काफी कुछ खत्म हुआ है। वी शेप रिकवरी हुई है आज मार्केट में। मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहेगा। हम वापस से इस स्तर से 26,200 26,300 के स्तर देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। तो और क्या लग रहा है बाज़ार के अंदर जो आज जिस तरीके का जश्न देखने को मिला तो वो वाक़ई में इसके पीछे बिहार इलेक्शन का रिज़ल्ट है या फिर कोई और कारण आप इसके पीछे मान रहे हैं? जी देखिए, नरेंद्र जी कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक बार मार्केट अपने उच्चतम स्तर पे जाएगा तो बहुत सारे कारण पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अगर मार्केट गिरता है तो बहुत सारे। मेरे ख्याल से यस इलेक्शन था, काफी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ का एक व्यू मिलता है कि मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर कर चलता है। मेरा मानना है कि मार्केट आने वाले कुछ इवेंट्स प्राइस पूरा डिस्काउंट कर कर चल रहा है। तो ये जो रिकवरी आई है मेरे ख्याल से काफी कुछ वही दर्शाती है कि मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करके रिकवर हुआ है। आगे जाके मुझे लगता है कि एक बार ये ट्रिगर थोड़ा सा इवेपोरेट होता है, बिहार का तो खैर मुद्दा बने रहेगा। मेरे ख्याल से अर्निंग्स और काफी कुछ चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी मार्केट को आने वाले समय में। जी। सर हम जो आज शेयर्स जो आज टॉप मूवर्स रहे हैं उन पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम दर्शकों के सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो है टॉप मूवर से शुरुआत कर लेते हैं। आज जो है राइट्स के नतीजे आए हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट है 34 फ़ीसदी बढ़ा है, 98 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट रहा है 73 करोड़ से बढ़कर के। वहीं रेवेन्यू में भी तकरीबन डेढ़ फ़ीसदी का जंप देखने को मिला है और ये 541 करोड़ से बढ़कर 548 करोड़ रहा है। इसके अलावा एबिटा की अगर बात करें तो एबिटा में 21 फ़ीसदी तकरीबन 22 फ़ीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और 104 करोड़ से बढ़कर 129 करोड़ रहा है। वहीं मार्जिन में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सर राइट्स को लेकर आपका क्या आउटलुक रहेगा? देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्तर पर है राइट्स का। 240 से 242 का इसका एक जो लेवल था नरेंद्र जी, काफी कुछ इस स्टॉक ने वहां पर अपना पूरा समय व्यतीत करा है। आज ऑब्वियसली आप जैसे रिजल्ट आया उसकी वजह से वोलेटिलिटी है। 240 से स्टॉक 252 ऑलमोस्ट 5 से 6% की आप देखें तो इसमें एक रेंज बनी थी। पर मुझे लगता है कि जब तक के राइट्स तकनीकी स्तर 240 का सस्टेन करता है, मुझे लगता है यहाँ से हमको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। 240 के ऊपर जब तक के स्टॉक है, मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर हमको 255 यहाँ से मतलब 10% से 12% का तो जंप मैं मान रहा हूँ। और ऊपर अगर और 255 का स्तर तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म या मध्यम अवधि में मुझे लगता है कि राइट्स 280 तक के स्तर दिखा सकता है। हाँ ये जरूर है नीचे 240 का स्तर इसको होल्ड करना पड़ेगा, वहां पर रुकना चाहिए। जब तक के इसके ऊपर है मुझे लगता है कि बुलिश ही होगा। जी।
सर जो अगला जो काउंटर है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इसका भी जो है नतीजे आए हैं और इसका प्रॉफिट जो है 45 करोड़ रुपए रहा है, साढ़े 12 करोड़ से बढ़ करके। और रेवेन्यू में भी तकरीबन साढ़े 42% की जो है जंप देखने को मिला है। 265 करोड़ से बढ़कर 378.4 करोड़ इसका रेवेन्यू रहा है। इसके अलावा एबिटा में भी अच्छा खासा लगभग दोगुनी से ज्यादा एबिटा इसका बढ़ा है। 48 करोड़ से बढ़कर 124 करोड़ इसका एबिटा रहा है। इसके अलावा मार्जिन में भी 18% से बढ़कर तकरीबन 33% इसका मार्जिन हो गया। सर बोरोसिल पर क्या आपको लग रहा है? इस पे अच्छा खासा मूवमेंट आज देखने को मिला है। नहीं, बिल्कुल देखिए, बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज बोरोसिल में रिन्यूएबल्स में हमको मूवमेंट देखने को मिला है। पहली बात तो ये कि इसमें आज जो वॉल्यूम था काफी अच्छा था नयन जी, और मेरा मानना है कि अगर मार्केट में किसी स्टॉक को कुछ मूव करता है तो वो मनी करता है, और आज का जो वॉल्यूम था काफी उच्च था, मतलब हाई बोल सकते हैं, जो इसमें हमने पिछले 1.5 से 2 महीने में नहीं देखा है। पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक 2023 से ऑलमोस्ट एक हम बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में था। तो जो एक बॉटम फॉर्मेशन हो रही है स्टॉक में, रिजल्ट के समय स्टॉक अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, हायर वॉल्यूम है, और ये स्तर स्टॉक ने पिछले 2 साल में दिखाया नहीं है। तो यहाँ से सीधा इसका एक अपसाइड, जो मैं बोलता हूँ कि आप बोले ऑल टाइम हाई 800 के जो स्तर थे वो तो छुएगा, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे स्टॉक बुलिश है, नो डाउट। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें और तेजी रह सकती है। अभी फिलहाल 700 का स्तर आ रहा है, जब तक ये स्टॉक 650 से 660 के जोन पे है, मुझे तो लगता है इसमें बाय ऑन होल्ड, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो होल्ड कर रखें। जी सर, अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। काफी समय से दर्शक इंतजार कर रहे हैं। सौरभ गोयल जी का सवाल है, इनके पास रेमंड के शेयर हैं 667 के भाव पर, और शेयर इंडिया के 206 के भाव पर। 6 महीने का ये व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, रेमंड की बात करिए, रेमंड का नरेश जी इनका भाव क्या था? 667। 667 ना। देखिए, थोड़ा सा इनका लॉस में है। मुझे लगता है कि रेमंड में आने वाले समय में और एक कमजोरी रहेगी। स्टॉक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है, 800 तक के स्तर गए हैं, और यहाँ से इनकी खरीदी से तो नीचे है, और यहाँ पर मुझे वीकनेस ही दिख रही है। मुझे तो लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी बिकवाली रहेगी। नीचे में हमें 496 से 500 तक के लेवल और देखने को मिलेंगे। मेरा सजेशन इसमें रेमंड में यही रहेगा। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो रहा है। आप इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगाइए 535 का। अगर ये ट्रिगर होता है, इसके नीचे जाता है, तो और बिकवाली आएगी, तो आप निकल जाए तो बेहतर रहेगा। दूसरे काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से वहां आप निवेश करेंगे बुलिश मार्केट में तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा, आपने शेयर इंडिया का स्टॉक बताया। जी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। देखिए, ये पर्टिकुलर स्पेस में 2023 अच्छी एक तेजी देखने को मिली थी। 2023-2024 का काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मर था, पर अभी जो इसमें बिकवाली आई है, अभी कुछ दिनों पहले तेजी आई थी, पर वो मेरे ख्याल से टिकेगी नहीं। स्टॉक अभी भी रेंज में रहेगा। 185 से 160 का एक जोन बना हुआ है। 185 186 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में एक तेजी और बन सकती है 260 तक। लेकिन अमूमन मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा। आप इस स्टॉक में 155 का स्टॉप लॉस लगाएं, इसके नीचे जाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ी और बिकवाली के चांसेस हो सकते हैं। जी सर, अगला जो सवाल है वो नैन्सी जी का ही, हमारी प्राइम मेंबर है और लगातार सवाल पूछती भी हैं। इनका सवाल है कैनरा रोबेको एएमसी पर और मिंडा कॉर्प पर। कैनरा रोबेको एएमसी इन्होंने 320 के भाव पर लिए हुए हैं, और मिंडा कॉर्प ये इसके बारे में पूछ रही कि इनमें ब्रेकआउट आ गया है, कल वॉलेटिलिटी दिखाई थी बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल्स, तो अब ये इसका आउटलुक जानना चाह रही हैं। देखिए, कैनरा रोबेको एएमसी इनका 320 का भाव है। काफी कुछ अपन इनके खरीदी के पास ही है। स्टॉक अच्छा है। एएमसी में मुझे लगता है कि आने वाले समय में ट्रैक्शन रहेगा। स्टॉक ने अच्छी लिस्टिंग गेन भी दिखाई थी। अभी जो गिरावट आई है 350 के स्तर के आसपास, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, पर स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ, यहाँ पर रेंज बना सकता है। तो 300 से 315 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। इतना अच्छा रनअप दिया था, मेरे ख्याल से आप बने रहिए। 301 रुपए का एक जरूर उसमें स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा, मिंडा कॉर्प का एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिंडा कॉर्प में ब्रेकआउट फिलहाल तो नहीं आया है। चाहे 607 608 के ऊपर हमको इसमें क्लोजिंग चाहिए। ये स्तर ऐसा है कि पूरे जनवरी 2025 से स्टॉक ने ब्रेक करने की कोशिश करी है, पर हमेशा ट्रैप कर देता है। आज भी इसमें तेजी देखने को मिली थी, स्तर छूने की कोशिश हुई पर फेल हुआ। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ब्रेकआउट 608, ब्रेकआउट की तो परिभाषा ये होती है कि स्टॉक एक स्तर को
टेस्ट नहीं करे, बस टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्लोज भी हो, तब हमारे पास एक कंफर्मेशन रहता है कि हाँ, यहाँ से एक तेजी की उम्मीद बनेगी। तो जब तक कि 608 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से साइडवेज रहेगा। 608 के ऊपर बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि तेजी आएगी। स्टॉक 650 से 660 के स्तर छू सकता है। जी। सर अगला सवाल जो है वो आरती जैन जी का है, ये पूछ रही हैं कि इनके पास बीएचईएल के शेयर हैं 793 इनके पास शेयर है ₹291 के भाव पर। ये पूछ रही हैं कि इनको होल्ड करें या फिर इनका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या रहेगा? देखिए, इनका खरीदी का भाव 291 है, काफ़ी कुछ मेरे ख़्याल से बहुत पहले की खरीदी है। स्टॉक अभी 286 टेस्ट कर रहा है, इससे पहले ये 2024 में इस स्तर पर गया था। तेज़ी अच्छी है, स्टॉक ने 270 का एक जो आप बोल सकते हैं गतिरोध था, रेजिस्टेंस था, उसको अच्छे से ब्रेक करा है। वॉल्यूम आप देखें तो पिछले 1 महीने में हमको बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। मेरे ख़्याल से ये आउट परफ़ॉर्म करेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि 316 और जो इसका ऑल टाइम हाई है 330 वहां तक के जा सकता है। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बजट तक का तो टारगेट मैं आपको नहीं बता सकता, पर हाँ, ऑल टाइम हाई जो नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस है, तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी बताऊंगा, वहां तक के मेरे ख्याल से 330 तक के जा सकता है। एक बार ये लेवल टूटता है तो ऑब्वियसली अनचार्टेड टेरिटरी में फिर तो और भी ऊपर जा सकता है। जी। तो अगला जो सवाल है विजय कुमार जी का, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एडलवेस 121 के भाव पर और हाईटेक पाइप्स 115 के भाव पर है, होल्ड करें या इसे सेल करें? उसका टारगेट ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, एडल्विस आपका 121 के भाव पे है। जैसे अभी मैंने शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का भी बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन ही रहेगा। इसमें हमको कोई तेजी की उम्मीद नहीं है फिलहाल शॉर्ट टू मिड टर्म में। नीचे में आप जरूर 106 का स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि 106 का अगर स्तर तोड़ता है तो एडल्विस में और गिरावट आ सकती है और स्टॉक डबल डिजिट 93 94 तक जा सकता है। तो एडल्विस का मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है। हाईटेक पाइप आपका 115 की खरीदी है। देखिए, स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से स्टॉक ने 101 से 99 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाना चाहिए। आप 98 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। आपके सामने से मेरे ख्याल से एक 7 से 8% का नुकसान तो हो ही रहा है। अब 98 रुपीज का स्टॉप लॉस लगे, इसके नीचे स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। जब तक कि इसके ऊपर है, मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट आपकी कॉस्ट प्राइस तो मिल जाएगी। जी। सर एक बार फिर से टॉप मूवर्स का रुख करते हैं। आज के जो टॉप मूवर्स रहे, अतुल ऑटो के नतीजे आ जाएँ, काफ़ी शानदार नतीजे अतुल ऑटो के रहे हैं। 70% से ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू में 10% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। इसके अलावा एबिटा जो है वो उसमें भी काफ़ी सुधार, 50% इसका इनका एबिटा बढ़ा है। वहीं मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है और इसके स्टॉक में भी अच्छा खासा आज मूवमेंट देखने को मिला है। सर अतुल ऑटो पर आपकी क्या राय रहेगी? जी देखिए, आज ऑटो स्पेस में जैसे मैंने शुरुआती संवाद में बताया नरेंद्र जी की, ऑटो स्पेस में हमको काफ़ी कुछ एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। नो डाउट अतुल ऑटो उसके स्पेस में आप बोल सकते हैं कि उसके कुछ की कॉम्पिटिटर्स हैं। आज हमको अशोक लेलैंड में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, एसएमएल ईसुज़ू है। मुझे लगता है कि अतुल ऑटो में जो एक इतने लंबे समय से गिरावट आई और फिर ये पिछले 1 साल में इसने जो कंसोलिडेट करा है, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा-सा एक आप बोल सकते हैं कि रुकावट आ रही है। अब मेरे ख्याल से स्टॉक ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो काफ़ी अर्ली हो जाएगा यहाँ पर बोलने को कि ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड जा सकता है। पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 550 से 540 का स्तर छू सकता है। एक बार ये स्तर तोड़ता है, तो हम फिर से इसका फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर देख सकते हैं कि शायद इसमें और तेज़ी देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 550 तक का स्तर छू सकता है। जी। अगला जो स्टॉक है वह यूनिकैम लैब्स है। इसका इनका जो ये कंपनी प्रॉफिट से घाटे में आई है। लॉस इनका 12 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनको 24.56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा रेवेन्यू में जो है 14.2% की तेजी देखने को मिली है और ये 507 करोड़ से बढ़कर 579 करोड़ हो गया। वहीं एबिटा में भी 19% का जंप देखने को मिला है तकरीबन, और 55.3 करोड़ से बढ़कर ये 66 करोड़ हो गया। इसके अलावा मार्जिन भी इनके बढ़े हैं सर। नेट लॉस, लेकिन लॉस में कंपनी आ गई है। इस पर आपका क्या आउटलुक रहेगा? थोड़ा-सा बेयरिश रहेगा, क्योंकि कंपनी खैर मार्केट कैप के हिसाब से भी एक ऑन द बॉटम साइड है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक करेक्शन आ चुका है। एक समय का आप देखिए 950 से स्टॉक 50% तक तो करेक्ट हो चुका है। 50% स्टॉक में करेक्शन आना एक बहुत गंभीर संकेत होता है कहीं न कहीं अंडरलाइंग फंडामेंटल्स के बारे में। मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा-सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। अभी कंपनी एक रिवाइवल ज़ोन से में गुज़र रही है, लॉस में आई है, कितना समय लगेगा? तो ये अपेक्षाओं के अगर हम भरोसे बैठे रहेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्टर और ट्रेडर को लॉस ही होगा।
मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में है तो या तो आप एग्जिट करें या इसमें एक स्टॉप लॉस लगा है 440 का। एक बार ये लेवल तोड़ेगा तो मेरे ख्याल से और नीचे में 400 रुपए तक की गिरावट आ सकती है, और मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिप्स तो नहीं है, इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, यूनिकम लैब को अवॉइड करके चलें। तो अगला जो टॉप मूवर है वो एडलवाइस फाइनेंशियल है। इसके भी नतीजे आज आए हैं। नेट प्रॉफिट 16.4% इसका बढ़ा है। 110 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ एडलवाइस फाइनेंशियल का जो है प्रॉफिट रहा है। वहीं टैक्स राइट बैक भी 266 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा रेवेन्यू जो है डाउन हुआ है 33.4%। 2795 करोड़ से घटकर रेवेन्यू 1861 करोड़ रुपए रह गया। सर, इस पर आपका क्या आउटलुक रहेगा? जी देखिए, इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर आप देखें और पीयर में जाएं तो आपको बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग्स है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऐसे जो इसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एडलविस फाइनेंशियल जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 998 का एक अच्छा स्तर है स्टॉक में। साइडवेज कंसोलिडेशन है और वो जारी रहेगा, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक आउट परफॉर्म करे। और मुझे लगता है कि अगर 92 91 तक के स्तर छू सकता है, क्योंकि इसमें बिकवाली जो है काफी हावी है। मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। हाँ, ये स्टॉक अगर हमें नीचे 92 91 के आसपास मिलता है तो टेक्निकली थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है, पर फिलहाल मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। ठीक है सर। सर, अगला जो स्टॉक है वो भारत फोर्ज का है। नेट प्रॉफिट जो है इसका अप है 23% बढ़ा है और ये 243 करोड़ से बढ़ करके 299 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया। वही रेवेन्यू में भी 9.3% की तेजी देखने को मिली है और ये 3689 करोड़ से बढ़कर 4032 करोड़ हो गया है। इसके अलावा एबिटा भी 12.1% बढ़ा है और इस 647 करोड़ से बढ़कर 726 करोड़ पहुंच गया है। वहीं मार्जिन में हालांकि जो है गिरावट देखने को मिली है और ये 27.8% से घटकर 18% रह गए। तो भारत फोर्ज पर आपकी क्या रहेगी? हालांकि स्टॉक में आज अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। नहीं, मेरे ख्याल से काफी अच्छा स्टॉक है। देखिए, आप कंपेरेटिवली देखें भारत फोर्ज को पिछले साल से पिछले कुछ सालों से तो डबल डिजिट ग्रोथ रहा है स्टॉक में। अभी जो एक ब्रेकआउट आया है टेक्निकली बहुत अच्छा है, और वो नंबर्स में जो दर्शाया है मेरे ख्याल से प्राइस भी वही दर्शा रहा है। स्टॉक अपने एक जो कंसोलिडेशन हुआ था इसमें 2024 नवंबर से शुरू, उसका एक ब्रेकआउट दिया है। आज अच्छी खासी तेजी थी, अच्छी खासी वॉल्यूम भी है। अपने उच्चतम स्तर पिछले एक साल का देखे तो ऑलमोस्ट आज उसने ब्रेक करा है। मेरे ख्याल से भारत फोर्ज में यहाँ से तेजी बनी रहेगी। स्टॉक में यहाँ से अपसाइड की पोटेंशियल है। हाँ, नीचे अगर आपको 1360 से 1380 के आसपास ये स्टॉक वापस मिले तो इसमें बायोडिप्स की रणनीति लेकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर, अगला जो स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस है। इसकी भी इस स्टॉक की भी अच्छी खासी धुलाई हुई है। स्टॉक के अंदर जो है कई सेल कॉल भी आई हैं। इसका जो प्रॉफिट है हालांकि वो बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो उसमें बढ़त देखने को मिली है। वही नेट एनपीए भी इनका बढ़ा है। तो सर, इसका बजाज फाइनेंस पर आपका क्या आउटलुक रहेगा? अजी देखिए, स्टॉक आउट परफॉर्मर ही है। अभी इसका मेरे ख्याल से आज जब देखें तो एकदम बेरिश एक मूव आया है स्टॉक में, ऑब्वियसली ड्यू टू नंबर्स और सरप्राइज जो हुआ अर्निंग्स में। पर मुझे लगता है कि जब ये बुलिश रैली स्टार्ट हुई थी तो ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक ऐसे थे जो ऑलरेडी अगस्त सितंबर में अपने उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे थे, और वहां से 20% का इन्होंने ऑलमोस्ट रिटर्न दिया था। मेरे ख्याल से ये जो गिरावट आई है काफी कुछ अब्सॉर्ब होना चाहिए स्टॉक में। 970 970 से 980 के पास काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है मुझे लगता है कि इसमें कंसोलिडेशन से बुलिश व्यू लेकर चले तो ज्यादा अच्छा रहे। जी सर, अगला जो टॉप मूवर है वोडाफोन आइडिया है। इसमें कंपनी का घाटा 19 तिमाही में सबसे कम रहा है। लॉस जो है इनका 5,524 करोड़ रहा है, जबकि पिछली बार जो है समान जो है तिमाही में इनका जो लॉस था वो 6608 करोड़ रुपए था। और रेवेन्यू में 1.6% का जंप देखने को मिला है और 11,022 करोड़ से बढ़कर 11,194 करोड़ पर पहुंच गया है। इसके अलावा एबिटा में भी 1.6% की तेजी देखने को मिली है और ये 4,611 करोड़ से बढ़कर 4,684 करोड़ पहुंच गया है। वहीं मार्जिन में जो है मामूली बढ़त देखने को मिली है और 41.8% से बढ़कर 41.9% रह गया। सर, वोडाफोन आइडिया पर क्या आपकी राय रहेगी? इस स्टॉक में भी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिली। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से नरेंद्र जी वो स्टॉक है जो सबके पास है उनके पोर्टफोलियो में। मेरे ख्याल से रिटेल की सबसे ज्यादा होल्डिंग अगर देखें तो ये स्टॉक में आती है। पर हाँ, ये जरूर मानूंगा मैं कि वोडाफोन आइडिया फंडामेंटली मैं इसको नहीं देखता, क्योंकि कंपनी में इतने इश्यूज और इतनी न्यूज और इवेंट्स आ रहे हैं। पर हाँ, टेक्निकली मैं यहाँ पर बोलूंगा स्टॉक में एक रेंज बनी हुई है। 7 से 6 रुपए के आसपास स्टॉक बॉटम आउट होता है, ऊपर 14 तक के स्तर दिखाता है।
अभी फिलहाल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई है, 10 रुपए आया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा मोमेंटम जारी रहेगा। स्टॉक टेक्निकली बुलिश है, फंडामेंटली मैं इसको नहीं कवर करूंगा, टेक्निकली बुलिश है, यहाँ से इसमें तेजी बनी रहेगी, रेंज जो इसकी चलते आई है वही रहेगी। आने वाले समय में 13 से 12.5 से 13 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे, और नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक में 8.5 रुपए अच्छा एक सपोर्ट है, ये रेंज है और यही रेंज प्ले होगा। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में वोडाफोन आइडिया में तेजी बने रहेगी। जी। सर अब एक बार फिर से सवालों की तरफ लौटते हैं। आशीष जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क में 4 से 6 महीने के लिए ये फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं। इसके क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं? देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड तो मैं इनको बिल्कुल अवॉइड करने के बोलूंगा। स्टॉक ऐसा है जिसने की वेल्थ इरोड करी है। जब 2021-2022 में जब ये लिस्ट हुआ था, अच्छी खासी एक रैली आई थी, पर इसने 2022 के बाद आपकी वेल्थ को मतलब आप बोल सकते हैं कि इरोड करा है, इसका कोई ऐसा आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और स्टॉक अभी भी नीचे स्तर पे ही जाएगा। अभी स्टॉक 504 आ रहा है, मुझे लगता है कि ये इसका आईपीओ के समय जो 410 के लेवल से वो दिखा देगा आने वाले समय में। तो हैप्पीएस्ट माइंड तो मैं अवॉइड करूंगा। दूसरा आपने बोला गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, बिल्कुल ये स्टॉक में अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन है। जब तक ये स्टॉक 53 से 54 रुपए के ऊपर है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जारी रहेगा। इसमें स्टॉक में वापस से आपको 70 तक के लेवल, ये टेक्निकल रहेगा, एक रेंज बाउंड प्ले रहेगा। बाय ऑन डिप्स जब तक के स्टॉक 55-56 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, आपको एक 10 से 12% की तेजी देखने को मिल सकती है। जी। और सर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स में क्या रहेगा आपका आउटलुक? वही गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स का ही बताया मैंने, 55 से जी। 56 के आसपास देखिए, इसमें अच्छा स्तर है, अच्छा सपोर्ट है। मुझे जी। लगता है कि जब तक कि इसके ऊपर है, स्टॉक में एक 70 रुपए तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी। सर मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि आज हमारे इसमें शो में कुछ टेक्निकल दिक्कत है, जिसकी वजह से शो जो है यूट्यूब पर जो है ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इसका रिकॉर्डेड वर्ज़न अपने यूट्यूब पर डाल डाल देंगे। फिलहाल ये जो एक्स पर ही जो है इसका लाइव वर्ज़न जा रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से यूट्यूब पर हम इस शो को प्रसारित नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका रिकॉर्डेड वर्ज़न हम शो खत्म होने के बाद ज़रूर डाल देंगे। सर आगे बढ़ते हैं अब कुछ निफ्टी के गेनर्स की बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक में भी अच्छी खासा आज मूवमेंट देखने को मिला और सबसे ज़्यादा निफ्टी को खींचने वाला भी यही स्टॉक था। इंडसइंड बैंक में आज तकरीबन 3.5% की बढ़त देखने को मिली। इस इंडसइंड बैंक पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है सर? देखिए, काफी आप बोल सकते हैं कि बीटन डाउन है मेरे ख्याल से। स्टॉक में अच्छा खासा एक करेक्शन है, पर ये मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो रहा है, क्योंकि ये यू शेप पैटर्न बना रहा है। यू शेप पैटर्न में भी जब स्टॉक में तेजी आ रही है, तो हमको हायर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने को मिला। आज भी काफी कुछ मेरे ख्याल से 9 से 10 दिन में जो जितनी हमने वॉल्यूम पार्टिसिपेशन था, उसको ब्रेक होते हुए देखा है। तो फिलहाल जो इसकी रेंज है, अभी 826 आ रहा है, मेरे ख्याल से 860 से 865 ये स्तर शॉर्ट टर्म मतलब मध्यम अवधि में मुझे लगता है कि स्टॉक दिखा सकता है ऊपर। जी। सर एम&एम के शेयर में भी आज अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली। ये स्टॉक अपने ब 52 हफ्ते की ऊँचाई पर पहुँच गया है। क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा जो इसका जो लेवल है वो इन्वेस्ट के लिए ठीक है, या फिर इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है तो वो थोड़ा इंतज़ार करें? इस पर आपका क्या आउटलुक रहेगा? नहीं देखिए, ऑब्वियसली स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो सबसे पहली चीज जो स्टॉक ये दर्शा रहा है कि मोमेंटम है स्टॉक में, मनी फ्लो भी है, तभी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक थोड़ा महंगा है, मतलब कि स्टॉक में एक प्रीमियम अटैच है, मतलब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अभी इस स्तर पे ये ऑल टाइम हाई के आसपास मैं 10% का आपको बफर देता हूँ, क्योंकि इसमें 1-2% के स्टॉप लॉस नहीं चलते। 10 से 12% का आप बफर रखिए। आपको नीचे में अगर स्टॉक 3650 3600 तक भी मिले, मेरे ख्याल से एम&एम अच्छा है। करंट लेवल 3350 के आसपास भी अच्छा है। जैसा मैंने बताया, ऑटो स्पेस में आज जो हमने तेजी देखी है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मार्केट रिकवरी में जब ऑटो स्पेस में तेजी आई है, तो हो सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में ऑटो स्पेस ये पर्टिकुलर तेजी को लीड भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली उसमें एम&एम हुआ, आपका अशोक लेलैंड हुआ, मदरसन हुआ। मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मिड टर्म में ये स्टॉक आने वाले समय में हमको और तेजी दिखाएंगे। जी, सर इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस का शेयर भी आज 52 हफ्ते की ऊँचाई पर पहुँच गया है। फाइनेंशियल जो सेक्टर के शेयर हैं, इन पर आपकी क्या राय बन रही है? अगर इनमें से कोई पिक आपको चुननी हो तो क्या आपकी कोई टॉप पिक है इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयर्स में से? जी डेफिनेटली देखिए, फाइनेंशियल स्पेस में अगर आप बोले तो तेजी देखने को मिली है। निफ्टी ने जो आज हमको एक तरह से रिवर्सल दिया है, फिलहाल तो आज इतने दिनों की गिरावट के बाद रिवर्सल मिला है।
मेरे ख्याल से अगर आप फाइनेंशियल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज में जाए तो मुझे मुथूट फाइनेंस अच्छा लगता है। स्टॉक 3390 के आसपास आ रहा है, 3384 की क्लोजिंग है। आने वाले समय में अगर ये पर्टिकुलर स्पेस में से कोई सा एक स्टॉक मुझे चूज करना हुआ तो मुथूट फाइनेंस होगा, और उसमें भी सेम सिमिलर कंसेप्ट है। ट्रेंड फॉलोइंग का स्टॉक ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है। गिरती मार्केट में निफ्टी 50 ने रिकवर करा है, पर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास है। कहीं ना कहीं ये एक सिंपल सा इंडिकेशन है कि ये स्टॉक आने वाले बुलिश अगर रैली होती है तो उसमें लीडर बन के उभरेगा। तो मुथूट फाइनेंस में मैं बुलिश रहूंगा। जी सर, एक सवाल ले लेते हैं पार्थनाथ जी का। ये बीएससी के बारे में जो है आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीएससी लिमिटेड ना? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो एक करेक्शन था बीएससी में वो कहीं ना कहीं 2100 के आसपास खत्म हुआ। हमने पहले भी आपके चैनल के जरिए से 2200 से 2250 के आसपास इसमें बुलिश संकेत दिए थे। आज भी मुझे लगता है कि 2640 2645 के आसपास स्टॉक अच्छा है। ऊपर में और इसमें एक 2800 रुपए तक का अपसाइड है। पर हाँ, काफी कुछ एक लंबी बुलिश रैली के बाद स्टॉक में गिरावट आई थी और बाइंग आई है। थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में बीएससी को तेजी में देखा है, मेरे ख्याल से वैसी इंटेंस तो नहीं रहेगी, पर हाँ बीएससी भी यहाँ से बुलिश है। ऊपर में 2800 का स्तर देखने को मिल सकता जी सर, अगर इस सेक्टर में किसी को जाना हो, एंजल वन, बीएससी, अगर इस सेक्टर में आपकी क्या टॉप पिक रहेगी? है। जी देखिए, हमने बीएससी पहले भी रिकमेंड करा था, मेरे ख्याल से काफी अच्छा था। एंजल वन जरूर एक मेरे रडार पर रहेगा। उसमें स्टॉक में काफी अच्छी एक, अगर आप देखें दूसरे स्टॉक्स के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है। 2640 के आसपास स्टॉक में और अपसाइड बचा है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे 2740 और 3050 ये दो लेवल है। पर ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये व्यू 3 से 6 महीने का है। मेरे ख्याल से ऊपर में एंजल वन में 2900 से 3050 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी सर, बजाज फाइनेंस के नतीजे आए थे, स्टॉक की काफी पिटाई हुई है। साथ में बजाज फिनसर्व के स्टॉक में आज तकरीबन 6% से ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है। वहीं ओएनजीसी और टाटा मोटर्स के शेयर पे भी गिरावट देखने को मिली है। अगर ओएनजीसी या टाटा मोटर्स इनमें किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स पर की जा सकती है? देखिए, टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टॉक है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी अभी लिस्ट हुआ है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी आपको 407 के आसपास मिल रहा है। लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको काफी लंबा नजरिया रखना पड़ेगा, और आपका जो धैर्य है वो, क्योंकि थोड़ा सा नॉन कोरिलेटेड है, मुझे लगता है कि मार्केट से थोड़ा सा अलग चलता है टाटा मोटर्स का स्टॉक। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अगर आपका व्यू यहाँ से होराइजन आपका आने वाले 1 से 2 साल का है तो डेफिनेटली अच्छा है। अगर शॉर्ट टू मिड टर्म है तो मैं आपको ओएनजीसी की सलाह दूंगा। ओएनजीसी फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बार स्टॉक 260 के ऊपर निकलता है तो इसमें अपसाइड बनता है 275 से 290 तक का। तो ओएनजीसी में आपको बाय की सलाह दूंगा, पर 260 का एक स्तर उसको तोड़ना पड़ेगा। टाटा मोटर्स में ऑब्वियसली अभी कंसोलिडेशन है, साइडवेज है। अगर आपका व्यू या नजरिया 1 साल से ज्यादा का होल्ड करने का, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक अच्छी बेट हो सकती है। जी सर, शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपका कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी डेफिनेटली, हमने जो भी स्टॉक डिस्कस करे हैं वो हमने, मेरे पास पर्सनली नहीं है। हो सकता है हमने हमारे क्लाइंट को जरूर रिकमेंड करें। जी सर, मनी नाइन को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे लवलेश शर्मा जी, जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे थे। अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, और हम अपने प्राइम मेंबर्स के सवालों को प्राथमिकता से लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों को प्राथमिकता से लिया जाए तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। प्राइम मेंबरशिप के 3 प्लान हैं जिन्हें आप अपने पसंद और अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। इनमें से जो प्लान आपके बजट में फिट बैठता है या जो आप पसंद जो आपको ठीक लगता है, आप उस प्लान को चुन सकते हैं। इसके बाद आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएँगे। आपके सवाल प्रायोरिटी से लेने के अलावा हम हर वीकेंड पर और वीकडेज़ में बुधवार को दोपहर 2 बजे हम म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ शो करते हैं, जिसमें प्राइम मेंबर्स अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे को हम स्टॉक से जुड़ा हुआ शो करते हैं, जिसमें केवल प्राइम मेंबर्स ही अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आप भी हमारे प्राइम मेंबर बनें और इस सुविधा का फ़ायदा उठाएँ। अगर आप अपना कोई सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप सुबह 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओपनिंग बज़ में, जहाँ हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।